हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो आज हम थोड़ा रेजोनेंस को इनऑर्गेनिक के बिहाफ से समझते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। दोनों जो रेजोनेंस है, चाहे इनऑर्गेनिक में बोलें चाहे ऑर्गेनिक में बोलें, करने का तरीका सेम है, ठीक है ना। लुइस कॉन्सेप्ट के ही बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं है क्या। देखिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस वेन एवर अ सिंगल लुइस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। ये बोलता है, ये कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक सिंगल लुइस स्ट्रक्चर, जो आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा था, वो एक मॉलिक्यूल को एक्यूरेट तरह से पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, खाली एक स्ट्रक्चर। तो कह रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एज द कॉनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड विच डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। तो वो बोलता है, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो सिंगल लुइस स्ट्रक्चर होता है, सिंगल लुइस स्ट्रक्चर कहने का मतलब है जो खाली एक स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो किसी एक मॉलिक्यूल को पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पूरी एक्यूरेट तरह से उसकी प्रॉपर्टी को नहीं बता सकता। तो कह रहा है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी, हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सिमिलर होती है, जिनकी पोजिशन न्यूक्लियाई से एक जैसी होती है, उनमें नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। उसे बोला जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ओजोन मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, O3 का, ठीक है ना। ये O3 मॉलिक्यूल का आपका क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर को इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, तो देखिए यहाँ पर को पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड था। अब देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का, अब हमको अगर हम इसको एक इजी लैंग्वेज में बोले तो रेजोनेंस मतलब क्या है, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द एटम, नॉट बिटवीन द एटम। ओवर द एटम जब इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है तो हम उसे बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है, अगर हम रेजोनेंस की बात बोले तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस है द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द डीलोकलाइजेशन मतलब, लोकलाइजेशन मतलब होता है कि फिक्स होना, डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और मूव होने के बाद जो स्ट्रक्चर निकल के आते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला जाए, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द एटम। ओवर द एटम की बात है ना, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द एटम, नॉट बिटवीन द एटम। ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड तोड़ के निकल जाएंगे, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होगा। बॉन्ड होना जरूरी है क्योंकि ये क्या करते हैं, बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो देखिए पहली बार यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, अगली बार देखिए यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर कोई सिंगल बॉन्ड आ गया। अब इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, पहले यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने 1 2 3 4। अब देखिए उल्टी ऐसी स्ट्रक्चर में यहाँ 4 आ गए, यहाँ 6। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, और शिफ्ट होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, एक से अधिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे हमको सपोज किसी के बारे में पता करना हो कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर को जितना अधिक ओपन करते चले जाएंगे, जिसके जितने अधिक स्टेबल, जितने अधिक रेजोनेंटिव स्ट्रक्चर निकलेंगे, वो मॉलिक्यूल उतना अधिक स्टेबल होता चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उसकी मैकेनिज्म हम देखते चले जाते हैं, हम देखते चले जाते हैं कि इसमें किसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी पोजीशन न्यूक्लियाई से कैसी होगी, इसमें कितने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, कितने नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, रेजोनेंस की बात करेंगे, इसका मतलब है कि हम स्टेबिलिटी की बात भी कर रहे हैं, यानी कि जो अगर कोई मॉलिक्यूल जितना अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना अधिक क्या होगा, स्टेबल होगा। और इसमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो रेजोनेंस की जो कल्पना की गई थी, इमेजिनेशन की गई थी, वो एक रियल इमेजिनेशन नहीं है, ठीक है ना, ये इमेजिनरी है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस, ये कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इमेजन के पर बेस्ड है, यानी कि आप बोल सकते हैं रेजोनेंस इज द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ऐसा सोचा गया था कि ऐसा कुछ होगा, तो जो आपको जो रियल स्ट्रक्चर होता है, इसको उस रियल स्ट्रक्चर को बुलाया जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना, जिसे हम एक्चुअल स्ट्रक्चर भी कहते हैं मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। और जितने भी इसमें ये स्ट्रक्चर निकलते आ रहे हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, लगभग एक जैसी होती है, ठीक है ना। और इन्हीं से क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, ठीक। और दूसरी बात, इसको डबल हेडेड एरो द्वारा दिखाया जाता है कि अगर ये करेंगे तो ये आएगा, ये करेंगे तो ये आएगा, तो ये डबल हेडेड एरो द्वारा भी दिखता है, ठीक है ना। बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इन सब का हम क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करना है, ठीक है। मैंने बोला आपको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द एटम। ओवर द एटम जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेजोनेंस जो होते हैं वो कॉनिकल फॉर्म्स होती हैं, और इन कॉनिकल फॉर्म्स की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ मैं इसका, ठीक है ना।
ये इसके मैकेनिज्म यानी कि जितने अधिक कॉनिकल फॉर्म होंगे तो मॉलिक्यूल उतना अधिक स्टेबिलिटी की ओर जाता है, ये चीज होती है। और जो कॉनिकल फॉर्म होते हैं एक दूसरे के उसमें क्या होती है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि ये लगभग नियरली एनर्जी की है, डबल हेड एरो द्वारा आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये था हमारा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आप और मॉलिक्यूल जो होंगे आपके पास, उन मॉलिक्यूल को बनाइए। आपकी बुक्स में कार्बेट आयन का दिया गया है, आप उनका भी बना सकते हैं। आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का घर में क्या करिए, रेजोनेंटिव स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कराना है। इलेक्ट्रॉनों को आप शिफ्ट कराएंगे तो आपको अपने आप ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द एटम नॉट बिटवीन द एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। या सिंपल, अगर आपको ये लैंग्वेज अच्छी लग रही है तो इसे भी सुन सकते हैं कि आप लुइस के एक स्ट्रक्चर से आप पूरे मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे, तो उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कराते हुए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर दिखाए जिनकी एनर्जी लगभग एक जैसी थी, ठीक है ना। और उन्हीं को उसने क्या बोला, कॉनिकल स्ट्रक्चर बोला। और उसमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है ना। ये है हमारा रेजोनेंस, ओके। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स में क्या पाई जाती है, पोलैरिटी पाई जाती है, ठीक है ना। अब पोलैरिटी होती क्या है, देखिए पोलैरिटी क्या पैदा होगी जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के बगल में आएगा, ठीक है ना। यानी कि एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो दोनों के बीच में पोलैरिटी पैदा होने लग जाती है, ठीक है ना। तो पोलैरिटी अगर हम सिंपल से बोले, जैसे मैंने आपसे बोला हाइड्रोजन क्लोराइड बोला। अब हाइड्रोजन आपका, क्लोराइड क्या है आपका, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या होगा, एटोमेटिक क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर देगा क्लोरीन, तो बना क्या देगा, वहां पर कोई पार्शियल चार्ज पैदा कर देता है, इसे हम बोलते हैं डाइपोल, ठीक है ना। और वही क्या होती है, उसकी पोलैरिटी भी होती है। तो अब हम समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट से होता क्या है, इसे हम मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए होता क्या है, द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज गिवन बाय द डाइपोल मोमेंट। जो डिग्री ऑफ पोलैरिटी होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, उसको हम किससे डिस्क्राइब करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं डायपोल मोमेंट म्यू से, ठीक है ना। विच इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या होता है, चार्ज और जो जितने चार्ज सेपरेशन की जो डिस्टेंस होती है उसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा इस एग्जाम्पल के थ्रू ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो चार्ज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं, वो डिस्टेंस और उन पर चार्ज कितना है, उसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है म्यूजिकल टू DE दिखा रहा है, या इसे बहुत बार QD के से भी दिखाया जाता है, चार्ज को Q से भी दिखाया जाता है। कहीं पर Q से भी दिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। और ये E से भी दिखाया जाता है। तो E इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E क्या है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, ठीक है ना। अबाउट जिसकी जो वैल्यू है 10⁻⁻10 ESU के होती है, ठीक है ना। तो D क्या डिस्टेंस है दो एटॉमिक सेंटर के बीच की। अगला हम इसके अगले पॉइंट को समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये कह रहा है हेंस डायपोल मोमेंट मे बी एक्सपेक्टेड टू हैव वैल्यू अराउंड। जो इसकी वैल्यू होती है लगभग 10⁻⁻10 से 10⁻⁸ के बीच में, यानी कि हम इसे 10⁻18 तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। इट इज हाउएवर जनरल प्रैक्टिकल एक्सप्रेस टू डायपोल मोमेंट ऑफ डीबे। इसकी जो यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, डीबे कहते हैं। देखिए अब इसको समझते हैं कैसा है। एक एग्जांपल यहाँ पर को दिया है A और B। अब ए आपका क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है, और बी क्या आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरह काम कर रहा है। अब क्या होगा, हम जानते हैं जब आयनिक बॉन्ड होता है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को अपने में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। और इस ट्रांसफर के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। देखिए कैसे, अब ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। अब आप देख रहे हैं एरो, इसको दिखाने का तरीका ऐसा होता है, एरो होता है यहाँ पर वो कट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ए से इलेक्ट्रॉन बी की ओर क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है जो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेंस में बात बोलें तो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो हम बोलेंगे बी क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए की अपेक्षा, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी कि यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, शिफ्ट क्यों हुए, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कम है, तो हम बोलेंगे बी इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ए के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए टुवर्ड्स द एलिमेंट बी। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी ओर टुवर्ड होने की कोशिश करेंगे, किसकी ओर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, एलिमेंट बी की ओर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या क्रिएट होता है यहाँ पर को डायपोल। तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर पार्शियल का डेल्टा चार्ज आ जाता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, और इसके बाद पार्शियल का क्या हो रहा है, माइनस डेल्टा चार्ज। और ये जो शिफ्ट इलेक्ट्रॉन हो रहा है अपनी ओर क्या कर रहा है, ले रहा है। पार्शियल के प्लस का चार्ज का सेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, और इसका मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ये है आपका डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, जिसे हम म्यू इक्वल टू ई
इंटू डी या क्यू इंटू डी से भी क्या करते हैं, इसको बताते हैं। ठीक है, तो इसका दिखाने का तरीका यह है, नोटेशन कराने का तरीका यह है। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम से होती है, और मीटर में हम इसे डीवे से भी बहुत बार हम इसकी जो मैं भी आपको बताया, इसकी जो यूनिट होती है हम सिंपली इसकी यूनिट को हम बोलते हैं डीवे। ऐसा यूनिट इसकी हम कुलाम के अंदर लाते हैं। ठीक है ना, तो हम कुलाम पर कुलाम इंटू मीटर के अंदर ले आते हैं। कुलाम तो हमारा चार्ज की होगी, और डिस्टेंस यानी कि उसकी मीटर में लेंगे तो आप जानते हैं वो मीटर होगी, डी डिस्टेंस को, तो कुलाम इंटू मीटर हो गई, या सेंटीमीटर भी हो सकती है। और वैसे इसको डीवे में ले आता है, और डीवे की वैल्यू लगभग 3.36 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है। ठीक है ना, ये है आपका डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मतलब क्या है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कब होती है शिफ्ट, जब एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और क्या होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कराता है, शिफ्ट कराता है इनके बीच में। यानी कि यहाँ पर वो कंडीशन होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, डायपोल मोमेंट क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, डिस्टेंस कितना, जितना इन दोनों के बीच में सेपरेशन की डिस्टेंस होती है, ठीक, उसी को हम बोलेंगे आपका डायपोल मोमेंट। ठीक है ना, डायपोल मोमेंट अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए होता है। जैसे कि लीनियर मॉलिक्यूल के लिए बहुत बार क्या होता है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, वो कट हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो अदर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे सपोज इनका लोन पेयर है, तो उनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट भी निकलता है, तो उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज के लिए यहाँ पर कोई HF का मॉलिक्यूल होता है, तो हम किस टाइप से शिफ्टिंग दिखाते हैं, अगर हम इसे समझें। सपोज के लिए HF है यहाँ पर को, अब देखिए HF है, तो HF से इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहे होंगे, F क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर शिफ्ट हो रहे होंगे, तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे, शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसमें कैसा चार्ज लग जाएगा, माइनस का डेल्टा चार्ज, और ये देर के बाद पार्शियल का डेल्टा चार्ज, इसी को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। तो म्यू इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज कितना था E, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी D, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोला जाता है। ठीक है ना, तो डायपोल मोमेंट आपका, देखिए हम इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आएगा ये। देखिए, any covalent bond which has a certain degree of polarity will have corresponding dipole moment। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिनके पास कुछ भी डिग्री की पोलरिटी होगी, तो उनके पास क्या पाया जाता है, डायपोल मोमेंट पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर कोई क्या हुआ, पोलर, इनके बीच में क्या पैदा हुआ, पोल, क्योंकि प्लस हो गया माइनस हो गया, और इसी पोलरिटी की वजह से इनमें क्या क्रिएट हुआ, डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ। अगर इनमें पोलरिटी नहीं होगी तो इनका डायपोल मोमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें पोलरिटी आई, डायपोल मतलब समझ में आया ना, डायपोल मतलब क्या है, ये देखिए एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ये आपका क्या है, डायपोल है। अगर पोलरिटी होगी तभी आपका क्या होगा, डायपोल मोमेंट भी होगा। ठीक है ना, एंड इट डज नॉट फॉलो द कंपाउंड कंटेनिंग सच बॉन्ड हैविंग अ डायपोल मोमेंट फॉर अ पोलरिटी। और पोलरिटी निकालने के और तरीके भी हैं, जैसे यहाँ पर पोलरिटी का रिजल्टेंट निकालने का तरीका भी है, ये भी अभी आपको इसमें नहीं है, हायर में आप पढ़ेंगे इसको, ये भी एक तरीका है। वेक्टर सम के मेथड से भी हम क्या करते हैं, पोलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं, डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। जैसे आप CO2 की ज्योमेट्री देखेंगे तो वो लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो कह रहा था डायपोल मोमेंट ऑफ C डबल बॉन्ड और बॉन्ड्स इज कैंसिल आउट। तो डायपोल मोमेंट क्या कर देता है, एक दूसरे का कैंसिल, एक प्लस यहाँ को जा रहा होगा, माइनस यहाँ को जा रहा होगा, तो ओवरऑल जो CO2 पर जो डायपोल मोमेंट लगेगा क्या होगा, 0। तो लीनियर मॉलिक्यूल पर जो जनरली जो डायपोल मोमेंट होता है क्या होता है, 0 होता है। जैसे एक प्लस यहाँ को ले गया, एक माइनस यहाँ को ले गया, तो इस पर डायपोल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे 10 CCl बॉन्ड हैज अ डेफिनिट पोलरिटी, इसकी पोलरिटी डेफिनिट है कह रहा है, एंड डेफिनिट डायपोल मोमेंट, बट कार्बन टेट्रा क्लोराइड है 0। अगर आप इसकी पोलरिटी देखेंगे तो यहाँ पोलरिटी है, लेकिन अगर आप CCl4 की देखेंगे, ठीक है ना, किस मॉलिक्यूल की देखेंगे, अगर आप CCl4 की देखेंगे तो वहां पर को पोलरिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि चारों तरफ मॉलिक्यूल में क्या होता है, बराबर डायपोल मोमेंट लगता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के, जिसमें उसमें रिजल्टेंट जो निकल के आता है 4C इंटू Cl। आप देख रहे हैं 4 Cl है, यहाँ पर को CCl4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर को, तो इसमें जितने भी डायपोल मोमेंट होंगे वो क्या करेंगे, सारे उसी को लगेंगे और डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है। तो वहां पर को कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि CCl4 में जो डायपोल मोमेंट होगा 0 होगा, लेकिन CCl में डायपोल मोमेंट जरूर होगा। जैसे ऑन द कॉन्ट्रेरी CH3Cl या CH2Cl या CHCl3 हैव अ डेफिनेट डायपोल मोमेंट, इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है ना, लेकिन इनकी जो इनके में जो अगर फोर्थ वाले को देखेंगे हम CCl4 को, तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली हम लीनियर मॉलिक्यूल को हम 0 डायपोल मोमेंट वाला बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जितने मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पोलरिटी पाई जाती है, उनकी फिर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है। जितना हम आगे को पढ़ते चल जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जितने टॉपिक आते चल जाएंगे उतना हम इन चीजों को समझते भी चले जाएंगे। ठीक है ना, ये है हमारे डायपोल मोमेंट, ये होता है। ठीक है ना, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसकी एप्लीकेशन है। जैसे हमने अभी इनऑर्गेनिक की बात की, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है ना, जैसे मीथेन है आपका, आपके
हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आता है, मीथेन आ गया, आपका बेंजीन है, आपके पास एल्कीन यानी कि आप बोल सकते हैं ये एरिन्स में भी काम करता है। तो ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी डायपोल मोमेंट की बात की जाती है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट पाया जाता है। जिन भी मॉलिक्यूलों में डायपोल होगा यानी कि जिसमें पोलरिटी होगी उसमें क्या पाया जाता है, डायपोल मोमेंट पाया जाता है। और जिसमें पोलरिटी कैंसिल आउट हो जाती है, जैसे मैंने आपको CO2 में दिखाई, जिसमें कैंसिल आउट हो जाएगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसमें ये चीज होती है कि उसमें डायपोल मोमेंट नहीं पाया जाता है। तो डायपोल मोमेंट का ये था कॉन्सेप्ट आपका रेजोनेंस और डायपोल मोमेंट का, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की। ओके, थैंक यू।